आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 10th सीबीएसई का एक टॉपिक है, एक बड़ा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसमें से एक मैं पार्ट आपको सिखाने वाला हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात करें ना, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन डायरेक्टली ऐसे रिप्रोडक्शन इससे नहीं स्टार्ट होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। हम स्टार्ट करते हैं बर्थ से। ठीक है, तो अगर तुम ह्यूमंस को देखोगे ना, तो ह्यूमंस जब पैदा होते हैं तो एक वेल डेवलप्ड फीटस जो पैदा होता है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड होगा पूरा। फिर क्या होता है ना कि बचपन से लेकर के जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है तब तक उसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा है, समझो एक 6 साल 5 साल का बच्चा है, अगर मैंने दोनों को लड़कियों जैसे कपड़े पहना दिए, एक लड़का लड़की है, दोनों को लड़कियों जैसे कपड़े पहना, तो आप पकड़ नहीं पाओगे कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। और अगर मैंने दोनों को लड़के जैसे कपड़े पहना है तो भी आप पकड़ नहीं पाओगे कि कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है। ठीक है, जब तक आप उनके प्राइवेट ऑर्गन्स नहीं देखते हो, जब तक आप उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं देखते हो, जैसे पीनिस और वजाइना। ठीक है, तो अगर एक छोटा बच्चा है, बिफोर प्यूबर्टी कोई इंडिविजुअल है, तो बिफोर प्यूबर्टी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसमें जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, पीनिस हो गया, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा होता है, वो जब तक नहीं देखोगे तब तक आप पता नहीं पाओगे कि ये क्या है, एक मेल है या फीमेल है। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल प्यूबर्टी पे पहुंचता है, मेल्स में प्यूबर्टी का जो एज है वो अराउंड 13 इयर्स ऑफ एज के आसपास होता है, और फीमेल्स में ये 11 इयर्स ऑफ एज के आसपास होता है, 11 to 13 ये भी होता है। ठीक है, तो इस एज के बाद मेल और फीमेल के अंदर ना बच्चों अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप होना चालू होते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल और फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी क्या डेवलप होना चालू होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? ऐसे कैरेक्टर्स जिनको देख करके आप ये पता कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर्स other than the primary sexual characters that define the sex of an individual। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर कोई मेल है तो मेल में क्या होता है कि जैसे प्यूबर्टी के बाद उसके फेशियल हेयर्स ग्रो होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, उसकी मुस्टैच, उसकी बियर्ड आना चालू हो जाएगी, फिर उसके शोल्डर्स क्या होंगे? वाइड होना चालू हो जाएंगे, ओवरऑल एक मस्कुलाइन डेवलपमेंट आना चालू हो जाता है। ठीक है, फिजिक एकदम स्ट्रांग दिखेगी आपको, आवाज जो होती है वो भारी होते जाती है, पीनिस का इंलार्जमेंट होते जाता है। ठीक है, ग्रोइंग रीजन में हेयर्स आना चालू हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो अगर एक प्यूबर्टी के बाद का बच्चा है, इंडिविजुअल है, उसको आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, एक मेल है या फीमेल है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट से। तो जिन कैरेक्टर्स को देख करके आपको ये समझ में आ गया कि ये मेल है या फीमेल है, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं? तो फीमेल्स में ना बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं वो क्या है? पहली बात तो उनके हेयर बहुत इलॉन्गेट होने लगेंगे बहुत जल्दी, फेशियल हेयर्स फीमेल में नहीं आते हैं, आवाज उनकी और क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद फीमेल्स का ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होते जाता है। फीमेल का प्यूबर्टी के बाद ब्रेस्ट जो होता है वो एनलार्ज होता है, मेमोरी ग्लैंड्स एनलार्ज होते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सके बच्चे को फीड करने के लिए। ठीक है, फिर फीमेल्स का जो हिप है वो एनलार्ज होते जाता है। ठीक है, तो ये और फीमेल्स में भी प्यूबिक रीजन में हेयर्स का आउटग्रोथ होना चालू हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल में डेवलप होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, मेल में डेवलप होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल क्या है? फेशियल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है उनमें। ठीक है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ठीक है, शोल्डर का विड्थ बढ़ जाता है, शोल्डर बिकम्स वाइड,
और वॉइस कैसी होती जाती है, डीप। समझा? ठीक है, ये सारे कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो मेल में डेवलप होते हैं। ठीक है, फीमेल में कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं बच्चों? तो सेकेंडरी 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल क्या है वो? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, हिप एनलार्जमेंट, ठीक है। उसके बाद वॉइस इनकी कैसी होती है? इनकी वॉइस कैसी होती है? श्रिल होती है, श्रिल होते जाती है इनकी वॉइस। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है इनमें? इनमें प्यूबिक हेयर्स इनमें भी आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ। तो ये थे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आप बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता है, प्यूबर्टी के बाद ही वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है। मेल में स्पर्म बनना चालू होते हैं और फीमेल में ओवम बनना चालू होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना चालू होते हैं, जिसकी वजह से आप उनका सेक्स बता सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या है? ये है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पीनिस। पीनिस मतलब जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, उसके पीनिस के अंदर रन करता है एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जहां से आप यूरिन पास करते हो, जहां से आप सीमेन पास करते हो। पीनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस या पोर स्किन भी बोलते हैं। ये है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो? स्क्रोटम। ठीक है, और इसके अंदर होता है क्या? टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे पीछे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस से एक स्ट्रक्चर निकलता है ट्यूब लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, ये वास डिफरेंस जो होता है ये ऊपर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से लूप करेगा और आकर के मिल जाएगा किसमें? यूरेथ्रा में। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इसके बारे में कुछ चीजें हम समझते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले पीनिस क्या है? तो पीनिस इज एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? कि जिसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के वजाइना में टू रिलीज सीमेन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या करता है? इट इज द डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट्स क्या? यूरिन एज वेल एज सीमेन। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है हमारा? टेस्टिस। अब देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर मार देंगे पीनिस, क्योंकि उनको दिखता क्या है? पीनिस। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नली कौन सा जेनिटेलिया दिखता है? पीनिस। तो उनको लगता है पीनिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम उस ऑर्गन को बोलते हैं जहां पे गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा हो या जर्म सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा हो। मेल में कौन सा जर्म सेल होता है? स्पर्म। फीमेल में कौन सी जर्म सेल होती है? ओवा। तो मेल में स्पर्म कहां प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस का फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है स्पर्म को। ठीक है, प्रेजेंट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, टेस्टिस के बारे में समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो टेस्टिस जो है बच्चों, वो एक ओवल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है? ओवल स्ट्रक्चर है। अगर तुम देखोगे ना तो टेस्टिस कितने होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ठीक है, कहां होते हैं? इनसाइड अ सैक कॉल्ड स्क्रोटम। तो एक सैक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। इस सैक के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है।
अब ऐसा क्यों है? देखो, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो बच्चे का जो टेस्टिस होता है, मेल का जो टेस्टिस होता है, वो उसके एब्डोमेन में रहता है, यहां एब्डोमेन में, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होता है ये टेस्टिस उसका डिसेंड होकर के चला जाता है कहां पे? स्क्रोटम में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों स्क्रोटम में टेस्टिस का जाना जरूरी है? देखो, टेस्टिस में बनते हैं हमारे स्पर्म्स। स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। इसको हम क्या टर्म देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना बच्चों, ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का जनरली होता है हमारा 35, 34 ऐसे टेम्परेचर पे, 35, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर ये एब्डोमेन के अंदर ये टेस्टिस रहे तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ही नहीं, स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो मेल क्या हो जाएगा? स्टेराइल। तो ये क्या होते हैं? स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। स्क्रोटम के अंदर आने की वजह से जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो कितना है? 35 to 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों रहता है? स्क्रोटम provides 2 to 3 degree Celsius less temperature than body, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है और स्पर्म बन पाता है, ठीक है। अब अगर टेस्टिस को अंदर से या टेस्टिस को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काट दें आधे में, तो टेस्टिस ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। तो अगर टेस्टिस को हम काट दें तो टेस्टिस जो होता है बच्चों वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर जनरली 15 to 20 लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, ठीक है, सॉरी ये 150 to 200 होते हैं, ठीक है। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमारे 2 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, ये किसमें डिवाइडेड होता है? टेस्टिकुलर, टेस्टिस जो होता है ये डिवाइडेड होता है किसमें? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखिए तो मान लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इनमें ना हमारे पास कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। और ये जो ट्रायंगल शेप के सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या है? हमारे लॉब्यूल्स हैं। ये क्या है? हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब दो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ये बनाएंगे आपका फ्यूचर स्पर्म। क्या बनाएंगे बच्चों? फ्यूचर स्पर्म। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये देते हैं बच्चों स्पर्म को नरिशमेंट। ये क्या करते हैं? नरिशमेंट देते हैं टू स्पर्म्स, डेवलपिंग स्पर्म्स। उसके बाद आता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स या इन्हीं को दूसरा नाम क्या दिया गया है? लेडिग सेल्स। इनका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? लेडिग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक बात है। अब हम समझते हैं डक्ट सिस्टम समझते हैं। तो जो स्पर्म होता है वो बनता कहां है?
टेस्टिस में, टेस्टिस से वो बाहर निकलता है किसके थ्रू, वासा इफरेंशिया के थ्रू, वासा इफरेंशिया से वो जाता है बच्चों कहां पे, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, फिर वहां से बाहर निकलता है किसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू, वास डिफरेंस से फिर वो आ जाता है कहां पे, यूरेथ्रा में। ठीक है, जब ये वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में आ रहा होता है तो उस टाइम पे कुछ ग्लैंड्स भी अपना सिक्रीशन देते हैं, उस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हमारे पास कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, तो मेल में होते हैं सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, फिर होता है मेल में प्रोस्टेट, और होता है मेल में बल्बो यूरेथ्रल, या जिसको और दूसरा नाम क्या दिया गया है, काउपर्स ग्लैंड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन देखते हैं। तो सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन क्या है बच्चों, सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये क्या बनाता है, ये रिलीज करता है सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी देता है टू स्विम, किसको, स्पर्म को। तो स्पर्म स्विम करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, उस स्विमिंग के लिए एनर्जी कहां से आती है उसके पास, सेमिनल वेसाइकल के फ्रक्टोज से। फिर आता है हमारा प्रोस्टेट, क्या आता है, प्रोस्टेट, ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बच्चों ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ यूरिन इन मेल एज वेल एज ऑफ फीमेल वजाइना। देखो बच्चों, मेल में जो यूरिनेशन का और स्पर्म निकलने का रास्ता है वो सेम है, तो यूरिन एसिडिक होता है मेल का, तो अगर स्पर्म उससे गुजरेगा तो मर जाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ यूरिन इन मेल एज वेल एज एसिडिटी ऑफ वजाइना, ठीक है। तीसरा जो आता है हमारे पास आता है वो बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। तो अगर काउपर्स ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसलिए टू रिड्यूस फ्रिक्शन, समझा ना। तो जब पॉपुलेशन होता है तो उस टाइम पे मेल क्या करता है, फीमेल के वजाइना में पीनिस को बार बार विग्रसली टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं, तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन करता है, हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब बात आती है कि जो बाहर आ रहा है यूरेथ्रा से, तो फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ यूरेथ्रा, मेल के यूरेथ्रा से जो बाहर आ रहा है उसको हम बोलते हैं सीमेन, उसको हम स्पर्म नहीं बोलते हैं। तो सीमेन क्या होता है, तो सीमेन इज स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है तीनों, इसको प्लस स्पर्म को हम एक साथ क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं इसको सीमेन, ठीक है। तो जो मेल के यूरेथ्रा से रिलीज किया जाता है वो होता है सीमेन, जिसमें स्पर्म भी होता है और बाकी के फ्लूइड्स भी होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक चीज और देखो, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इजैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी का एक डिटेल्ड, देखिए ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है, पूरा डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और जब आप लेक्चर्स ज्वाइन करोगे तो लेक्चर्स में भी आपको पूरा डिटेल में ये चीज समझाया जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम एक ओवरव्यू लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर तुम इसमें देखोगे ढंग से तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ये है हमारा यूट्रस, यूट्रस को तुम दूसरा नाम क्या जानते हो, वूम, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आता है हमारा सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे आता है हमारा वजाइना। अगर हम बात करें तो सर्विक्स और वजाइना मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। तो जब बच्चा पैदा हो रहा होता है बच्चों, तो उस टाइम पे बच्चे का जो हेड होता है वो यहीं से बाहर आता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। यहाँ पे
और आपके पास पेयर ऑफ ओवरीज है, ये दोनों, ठीक है, ये क्या है आपकी ओवरी है, ठीक है, ओवरी जुड़ी होती है एक लिगामेंट के थ्रू, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये जो एंड है देखो ये सॉलिड है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इसमें जो एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या है, तो अगर आप अपना हाथ देखोगे ना तो हाथ से ही समझ में आएगा, ये क्या है फिम्ब्रे, ये क्या है इनफंडिबुलम, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम और फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी से क्या होता है, ओवम रिलीज किया जाता है, उसको ट्रैप कौन करता है, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे में होते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ट्रैप करते हैं और इसको मूव करते हैं टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसा होता है। तो देखो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया ना बच्चों, तो ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है, वो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहर से दिख रहा है, वो जो हमने पीछे देखा वो इंटरनली दिखता है, बाहर से क्या दिखता है इसमें, ये है मॉन्स प्यूबिस, सॉरी मॉन्स प्यूबिस में बोल रहा हूं, सॉरी लेबिया मेजोरा, क्या है ये, लेबिया मेजोरा, इसके अंदर होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये ऊपर जाकर के टच होता है और यहां बनाता है क्या, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, ये है आपका यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा, और ये है उसका क्या, एनल ओपनिंग, ये है क्या, वजाइनल ओपनिंग। अब देखते हैं, तो लेबिया मेजोरा का मतलब क्या है, मेजोरा मतलब बड़ा, लेबिया मतलब लिप लाइक, तो लिप लाइक स्ट्रक्चर जो कि बड़ा वाला है तो उसको लेबिया मेजोरा बोलेंगे, उसके अंदर एक और लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उससे छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये लेबिया मेजोरा जब ऊपर जाता है मिलता है और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, अगर क्लिटोरिस को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो ये एक्साइटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फीमेल के एक्साइटेशन में, ठीक है। ये है यूरेथ्रा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ओपनिंग मतलब पॉपुलेशन का जो ओपनिंग है, वजाइना है और यूरेथ्रा दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। फिर नीचे है एनल ओपनिंग, ये है वजाइनल ओपनिंग। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वजाइना, वजाइनल ओपनिंग जो होता है बच्चों, वजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय हाइमेन। हाइमेन क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब तक पहला इंटरकोर्स नहीं होता है या फिर कोई भी चीज वजाइना में इंसर्ट नहीं की जाती है तब तक हाइमेन टूटता नहीं है, ऐसा पहले माना जाता था, ठीक है। तो पहले लोगों को क्या लगता था कि हाइमेन तभी टूटता है जब पहला इंटरकोर्स होता है, और हाइमेन टूटता है तो ब्लीडिंग होती है। तो पहले के टाइम पे जो अनपढ़ लोग थे वो क्या करते थे कि जो फर्स्ट नाइट होती थी आफ्टर मैरिज, उसमें वो क्या करते थे ना, ब्लीडिंग चेक करते थे फीमेल का। इफ शी ब्लीड्स देन दैट फीमेल इज वर्जिन, इफ शी डज नॉट ब्लीड देन दैट फीमेल इज नॉट अ वर्जिन, और उसके बाद में वो उनको डाइवोर्स दे देते थे। ये एक बहुत ही फालतू की सोच है और तुम बोल सकते हो कि ये अनपढ़ लोगों का सोच है, ठीक है। एक्चुअली में हाइमेन ऐसा देखा गया है कि अगर कोई फीमेल बहुत विग्रस एक्सरसाइज करती है, एथलेटिक पर्सनालिटी की है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग करती है, बचपन में सब लड़कियां साइकिलिंग करती हैं, तो अगर कोई फीमेल साइकिलिंग करती है, एथलीट है, हॉर्स राइडिंग करती है, तो ऐसी कंडीशन में हाइमेन टूट सकता है, या बचपन में अगर कोई चोट लगी हो तो भी हाइमेन टूट सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हाइमेन पूरी तरीके से इंटैक्ट रहता है, मतलब पूरी तरीके से टूटता नहीं है फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहोगे, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो आप लोग पढ़े लिखे लोगों, आप ये समझो कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। फिर हमारे फीमेल के पास दो ओवरीज होते हैं, ठीक है। 28 डेज साइकिल आता है उनमें, जिनमें क्या होता है 28 डे के मिड ऑफ द साइकिल में एक ओवम रिलीज किया जाता है फ्रॉम वन ओवरी। तो अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी से ओवम निकला है तो अगले मंथ राइट ओवरी से ओवम निकलेगा, ठीक है। फिर अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, कंसीव हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस ओवम को मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा एंड
फीमेल विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ओवरव्यू है, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड चैप्टर का वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक ओवरव्यू आपको ये समझने के लिए कि आर मेथड ऑफ टीचिंग एंड दी कंटेंट वी डिलीवर। हम पीपीटी से नहीं पढ़ाते हैं, हम प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ाएंगे, प्रॉपर डायग्राम्स के साथ बना करके पढ़ाएंगे, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या डायग्राम आता है, कहां पे कैसी लेबलिंग करनी है, वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो हम अपने चैनल पे अपलोड भी करेंगे इसका एक डिटेल वीडियो। ठीक है, और आप लेक्चर्स ज्वाइन करिए, ज्वाइन EMC2 क्लासेस, सब्सक्राइब करिए इसको, तो ऐसे ऐसे और लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ज्वाइन करिए 10th CBSE के बैच के लिए। मैं आपको बता रहा हूं 90 प्लस आप स्कोर करेंगे, मिनिमम 90 प्लस मैं बता रहा हूं, बस आपको फॉलो करना रहेगा जो भी हम बोलेंगे उसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे लेक्चर हॉल में। ठीक है, और तब तक एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।